तो बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है और हलचल भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज कई दिग्गज बिहार में होंगे। बीजेपी के दिग्गजों से हम शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की। आज से 3 दिनों के बिहार दौरे पर पहुंच रहे गृह मंत्री अमित शाह। 2 चुनावी जनसभाओं को गृह मंत्री संबोधित करने जा रहे हैं। पार्टी नेताओं के साथ गृह मंत्री बैठक भी करेंगे। तो यहाँ पर सहयोगी दलों के साथ चर्चा भी करेंगे गृह मंत्री। अपनी पार्टी के नेताओं से भी यहाँ पर चर्चा होगी और तमाम सहयोगी हमारे बिहार से जुड़ेंगे अलग अलग जगहों पर बात करने के लिए। दिल्ली से भी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। रवीश, सबसे पहले आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एनडीए में सीट शेयरिंग तो पहले हो गई, लेकिन उसके बाद नाराजगियां, खींचतान देखने को मिली, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे नीतीश कुमार हो। तो यहाँ पर गृह मंत्री का जो दौरा होगा उसका एक मकसद रूठों को मनाना भी होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल अदिति, आपने बहुत सही बात कही और सबकी निगाहें अमित शाह के ऊपर में लगी रहती हैं क्योंकि बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकारों में अमित शाह का नाम शुमार है। कल आपने देखा कि जिस तरीके से 1.5 घंटे तक उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कुछ बात करते रहे, लेकिन 1.5 घंटे अमित शाह के साथ बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो उनके तेवर नरम पड़ चुके थे। इसी तरीके से जो 3 दिन का ये अमित शाह का दौरा है बिहार का, ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन सब की फीडबैक अमित शाह को पहुंचेगी। दूसरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि सभी को संदेश देंगे कि एनडीए घटक दलों को जिताना है। अगर बीजेपी की परंपरागत सीट से किसी को नहीं भी वहां पर उम्मीदवारी मिली है और एनडीए का कोई घटक दल वहां पर लड़ रहा है, तो पहली जो चुनौती है, प्राथमिकता है, वो ये है कि वहां पर भी एनडीए को एकजुट रखा जाए और जब अमित शाह का आश्वासन किसी को मिल जाता है तो ये एकजुटता और बढ़ जाती है। तो यही वजह है कि अमित शाह वहां पर जाएंगे, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर विधानसभा स्तर के जो उम्मीदवार हैं जिनमें थोड़ी बहुत नाराजगी है टिकट को लेकर, उसको वो दूर करेंगे, उनका लोगों को आश्वासन मिलेगा। और इस 3 दिन के दौरान तकरीबन जो है वो 11 राज्यों के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग जगहों पर उनसे वो एक जो है वो समन्वय स्थापित करेंगे। किस तरीके से आक्रामक चुनावी प्रचार करना है बिहार के अंदर, उसको लेकर तमाम सारी बैठक वो करेंगे और प्रधानमंत्री जो सीधे संवाद करेंगे 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं से, उसकी भी रूपरेखा वो तैयार करेंगे। बिल्कुल रवीश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बीजेपी यहाँ पर अब चुनावी मोड में सामने आ चुकी है और 3 दिनों तक अमित शाह का डेरा जो है अब वो पटना में ही रहने वाला है। बिहार में ही अलग अलग जगहों पर भी वो जाएंगे और तमाम फीडबैक तमाम कार्यकर्ताओं से लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर, दूसरे जो फायर ब्रांड नेता है, बीजेपी के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ दानापुर और सहरसा की चुनावी जनसभाएं में शामिल होने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वहां पर सम्राट चौधरी के नामांकन में भी योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। दानापुर में सुबह 11:30 बजे योगी आदित्यनाथ का जनसभा का कार्यक्रम रहने वाला है। सहरसा की बात करें तो यहाँ पर दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहुंचने की संभावना है और सहरसा में भी एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर अब एक के बाद एक जो नेता ये बड़े बड़े पहुंच रहे हैं प्रचार के लिए, ये क्या कुछ अपने भाषणों में बोलेंगे, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे और उसके बाद जो चुनाव की सरगर्मियां हैं वो और ज्यादा तेज होती हुई यहाँ पर नजर आने वाली है। तो हमने देखा है यहाँ पर कि किस तरह से इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ तमाम विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चेहरा बीजेपी का रहे हैं और अब बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार पहुंच रहे हैं। प्रभाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, आज दानापुर में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? बहुत बड़ी यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी करने जा रही है। जी, काफ़ी अहम दिन है आज। अगर आप उस लिहाज से बात करें, आज 6 चीफ मिनिस्टर, देश के 6 मुख्यमंत्री जो हैं वो बिहार में हैं। गृह मंत्री भी बिहार में हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। आज काफ़ी हाई प्रोफाइल विजिट्स है पूरे दिन भर बिहार में और बीजेपी ने जो नॉमिनेशन फाइलिंग है इसे एक बड़ा इवेंट बना दिया है। ये सभी जो हैं ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग कैंडिडेट्स के साथ में नॉमिनेशन फाइलिंग के लिए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की आज सभा भी है, पटना में शुरुआत कर रहे हैं और दानापुर से उसके सहरसा जा रहे हैं और हर जगह पे वो जनसभा भी संबोधित कर रहे हैं। तो एक तरह से चुनावी आगाज़ हो गया है एनडीए कैंप में और एनडीए कैंप ने अपना पूरा दमखम दिखाया है। भाजपा के जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इनकी सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे जो सोच देखने वाली बात ये होगी कि ये केवल भाजपा के कैंडिडेट्स के लिए साथ में नहीं जा रहे नॉमिनेशन के लिए, बल्कि एनडीए के कैंडिडेट्स के लिए जा रहे हैं। यानी कि जो जदयू के कैंडिडेट हैं या जो लोजपा के कैंडिडेट हैं उनके नॉमिनेशन में भी ये जा रहे हैं। इससे भाजपा ये भी दिखाना चाहती है कि
एनडीए जो है एकजुट है और ये पूरा कैंपेन जो है वो एक साथ मिल के करेंगे और उनके जो भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो पूरे एनडीए के लिए आ रहे हैं, ना कि केवल भाजपा के लिए आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आज योगी आदित्यनाथ हैं, वो बड़े चेहरे हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं आज पटना में। तो आज दिन भर जो है वो नॉमिनेशन का दौर होगा, अलग अलग जगहों से हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन होंगे। सम्राट चौधरी करेंगे तारापुर से, और भी जितने बड़े नॉमिनेशन हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को आज दिन भर दिखाते रहेंगे। लेकिन जी प्रभाकर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे और भी सहयोगी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनोरंजन भारती भी इस वक्त जुड़ गए, रविशंकर शुक्ला बने हुए हैं, प्रभाकर हमारे साथ ही हैं। किस तरह से एक के बाद एक यहाँ पर सीट शेयरिंग का जो मामला है वो लगातार हम देख रहे हैं। अगर महागठबंधन की बात करें तो वहां पर अटकता ही चला जा रहा है। तो महागठबंधन में क्या कुछ हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर चलेंगे मनोरंजन भारती के पास। मनोरंजन, कल जब आपसे बात हुई थी और बात जहाँ खत्म हुई थी, क्या महागठबंधन में उसके बाद बात कुछ आगे बढ़ पाई है, कुछ हो पाया है सीट शेयरिंग को लेकर? अब तो 24 घंटे से कुछ ही घंटे ज्यादा बचे हैं। नहीं, कल जहाँ पे बात हमने छोड़ी थी बात वहीं अटकी है। वो जो कहावत है ना, 9 दिन में चले 2.5 कोस, तो वही जो है महागठबंधन की स्थिति है। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, कोई आधिकारिक रूप से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई आधिकारिक रूप से हमें ये नहीं बताया गया कि आरजेडी कितना लड़ेगी, कांग्रेस कितना लड़ेगी, मुकेश सहनी को कितना सीट दिया जाएगा। ये सब जानकारी हम आपको अपने सूत्रों के अनुसार ही बता रहे हैं कि 135 सीट पे आरजेडी लड़ेगी, 61 पे कांग्रेस। मुकेश सहनी को 16 से 17 सीट दी गई है, 30 से 31 सीट जो है लेफ्ट पार्टीज को और माले को मिला करके दी गई। लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी दल जो है अपना अपना सिंबल बांट रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आज इसकी घोषणा होती है या नहीं होती है, क्योंकि फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन कल 3 बजे शाम तक ही है। तो आधिकारिक रूप से घोषणा का इंतजार है। थोड़ा पेंच भी फंसता दिख रहा है मुकेश सहनी को लेकर के, वो भी इनको सुलझाना होगा। वो भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है महागठबंधन को लेकर के। बिल्कुल मनोरंजन, यहाँ पर मुकेश सहनी को लेकर जो सूत्रों के हवाले से आपके पास खबरें आ रही है वही हम भी यहाँ पर चला रहे हैं कि 24 से कम सीटों पर वो मानने को तैयार नहीं है मुकेश सहनी। तो इसमें ये बात कहाँ पर पेच अटकता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर अब किस तरह का रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव और कांग्रेस? देखिए, कहा जा रहा है कि बातचीत फाइनल स्टेज में है। कांग्रेस के साथ भी कहा जा रहा है कि 2-3 सीटों पर बातचीत जो है फाइनल स्टेज में है। तो 2-3-4 सीटें जो है वो उस पर झगड़ा है। मुकेश सहनी जी के बारे में भी यही कहा रहा है कि वो 24 सीटें मांग रही हैं, गठबंधन जो है 17-18 सीट से आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो लास्ट मिनट का जो झगड़ा होता है वो जो मामला अटका हुआ है। लेकिन ये मामला सुलझेगा या इससे ज़्यादा बिगड़ सकता है, इसकी भी संभावना है, बिगड़ने की भी संभावना है, सुलझने की भी संभावना है। जो भी हो, मेरा ये कहना है कि अब कल 3 बजे तक का टाइम है फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के लिए। उसके पहले आज का दिन काफ़ी क्रूशियल है। महागठबंधन को ये झगड़ा जो है या मतभेद जो है या टकराव है वे सुलझा लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सिंबल बढ़ने लगे हैं लेकिन ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। ये बड़ी हैरानी की बात है। अलग अलग तस्वीरें भी यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। तो आज गृह मंत्री भी 3 दिनों के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। अलग अलग कार्यकर्ताओं से, अलग अलग अपने सहयोगियों से वो मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बड़े बड़े नेताओं से भी आज उनकी मुलाकात होगी। तो रणनीति पर चर्चा होने जा रही है। बीजेपी में चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है और अब जब खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच जाएंगे तो माना जा रहा है सहयोगियों को मना भी वो यहाँ पर लेंगे। और दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो योगी आदित्यनाथ को लेकर आ रही है। आज दानापुर और सहरसा में 2 बड़ी रैलियां योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं और साथ ही सम्राट चौधरी के नामांकन में भी वो शामिल होंगे। प्रदेश के सांसद विधायक की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। सर्वप्रथम हम ऐसे और बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर कई गंभीर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने साफ किया कि बीजेपी या फिर जेडीयू ने मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों टिकट नहीं दिया। हमारे संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने उनसे बातचीत की है, वो आपको हम सुनवाते हैं। इस बार उत्साह कितना है, क्योंकि लिस्ट तो आपकी पूरी जारी हो गई है? मनोज्ञा जी, देखिए, आपको अगर तुलना करनी हो तो एक और एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है, चुनाव जीतने की तैयारी चल रही है, नामांकन में हम सब लोग आए हैं। दूसरी ओर महागठबंधन में कपड़े फट रहे हैं, जूते, चप्पल, चांटे ये चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये अंतर है। बिहार एक बार फिर तैयार है एनडीए सरकार बनाने के लिए।
और दूसरी ओर महागठबंधन बिहार को जंगल राज बनाने के लिए ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनके पिता भी बाहुबली थे, जिन्हें जंगल राज को बल देते थे। आज लालू जी ने उनके बाद उनके बेटे को आगे आने का मौका दिया है। तो इससे पता चलता है कि बाहुबलियों को, दबंगों को, गुंडों को जहां महागठबंधन बल दे रहा है, भ्रष्टाचारियों को बल दे रहा है, तो दूसरी ओर एनडीए में जहां मैथिली ठाकुर हो, श्रेयसी सिंह हो, नितिन नवीन हो, संजय गुप्ता हो, ऐसे युवाओं को टिकटें मिल रही हैं जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अनुराग जी, आपने पूरी लिस्ट जारी की, लेकिन लिस्ट में एक भी मुसलमान चेहरे का नाम नहीं है, ऐसा क्यों? हम तो सबका साथ सबका विकास इसमें विश्वास करते हैं। सारी योजनाएं अगर भाजपा की सरकार की, एनडीए की सरकार की, नीतीश कुमार जी की सरकार की देखेंगे तो उसमें कोई जाति, धर्म, क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं है। हर योजना का लाभ लाभार्थी को मिला है। उसमें कोई हिंदू मुसलमान, जैसे आप सवाल पूछने में करते हो, वैसे उन योजनाओं में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। टिकट मिलती है जीत को देख के। तो यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट की बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं अनुराग ठाकुर। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो जीतेगा उसे ही टिकट यहाँ पर दिया जाएगा। मनोज्ञा लोहीवाल हमारे सहयोगी भी लगातार बिहार में से ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही हैं। ये बातचीत भी मनोज्ञा हमने आपकी सुनी। किस तरह से मनोज्ञा हम यहाँ पर देख रहे हैं अब यहाँ पर, क्योंकि एक के बाद एक आज से जो फायर ब्रांड नेता है वो तमाम अब बिहार की धरती पर होंगे और एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होगा। मनोज्ञा, किस तरह से आप देख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि नाराजगी भी देखने को मिली है एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद। जी बिल्कुल, और महागठबंधन के अगर जवाब में इस समय एनडीए की जो तैयारी है वो देखते ही बनती है। एक और जहां 15 से ज्यादा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सिर्फ 3 दिन के अंदर यहां पर बिहार में कैंपेन करने आएंगे, नॉमिनेशंस में शामिल होंगे, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि 3 दिन खुद गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी के लगातार विस्तार में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है पिछले कुछ वर्षों में, तो उस तौर पर भी देखा जाए तो उससे उनकी सीरियसनेस पता लगती है। पूरी उम्मीदवार की सूची जारी हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में जो एनडीए का भी यही आरोप है और यही मुद्दा है कि जिस तरह से उम्मीदवारों की लिस्ट दी जानी थी वो अभी तक नहीं दी गई है और आपस में लड़ाई हो रही है। तो वहीं कल ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ एयरपोर्ट के पास हुई हाथापाई पर भी बीजेपी ने सीधा निशाना साधा है और ये कहा है कि अगर दलित का इस तरह से अपमान हो सकता है, वो भी एक प्रदेश अध्यक्ष का, तो फिर पार्टी में क्या ही स्थितियां होंगी। पर इस समय अगर हम बात करें बीजेपी की स्ट्रैटेजी की, तो उसको मैन टू मैन मार्किंग की तौर पर देखा जा सकता है, जिसका मतलब है कि हर विधानसभा में उसमें सबसे ज्यादा वो कौन से लोग हैं जिस नेता को सुनना चाहते हैं या जिस नेता की मौजूदगी से अपने उम्मीदवार को फायदा होगा। ऐसे में सारी 5 दल, जिन्हें 5 पांडव के तौर पर कहा जा रहा है, उनके ही उम्मीदवारों के लिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार के लिए ही मुख्यमंत्री को उतारा जा रहा हो, जहां जरूरत है वहां जेडीयू पे या फिर बाकी सारे उम्मीदवारों के लिए भी बीजेपी के बड़े नेताओं को उस इलाके के वोट बैंक के आधार पर बुलाया जा रहा है, उन्हें वहां भेजा जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसमें उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ साथ कई ऐसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे जो लगातार अगले 2 दिनों तक यहाँ पर कैंपेन करेंगे। बिल्कुल, प्रभाकर भी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। प्रभाकर, यहाँ पर पीके की रणनीति का क्या आप किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव ना लड़ने का तो उन्होंने ऐलान कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 150 सीटें नहीं आई तो उसे हार के तौर पर हम देखेंगे जन स्वराज की। क्या तैयारियां यहाँ पर नजर आ रही हैं और क्या चुनाव आते आते कहीं कुछ जोश हल्का तो नहीं पड़ गया है? जी बिल्कुल, मैं वही बोलने जा रहा था कि पीके ने जिस तरीके से टेक ऑफ किया था उस तरीके से उनकी लैंडिंग नहीं हो रही है। पीके का जिस तरीके से हाइप क्रिएट हुआ था और उन्होंने कहा था कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे राघोपुर से और उसके बाद वो 150 से ऊपर सीटें लेके खुद के भरोसे आएंगे, लेकिन आप देखिए पिछले कुछ दिनों में पीके की चर्चा नहीं हो रही है। तो चुनाव से पहले माहौल और चुनाव जब शुरू हो जाता है उसके बाद ज़मीन पे जब काम करना होता है, दोनों में अंतर है। हालांकि मैं उन्हें डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ, वो एक तीसरे फोर्स के रूप में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव में उनका क्या असर होगा, क्या वो कितना डेंट कर पाएंगे, कितनी सीटें ला पाएंगे, ये सारी चीज़ें देखने इंटरेस्टिंग होगी। और ख़ासकर जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसकी उन्होंने खुद घोषणा की थी, तो उसके बाद से जो है थोड़ा सा लोग उनके बारे में बातें
करने लगे हैं। चाहे आप सड़कों पर बात करें, चाहे सोशल मीडिया पे बात करें, आप देखें कि पीके के बारे में लोग ये बातें करने लगे हैं कि वो चुनाव शुरू होने से पहले ही जो है वो मैदान छोड़ के भागने जैसी स्थिति में है। और अगर वो राघोपुर लड़ते, भले ही वो हार भी जाते, तो एक परसेप्शन वॉर जरूर था जिससे पीके जीत लेते, क्योंकि जैसे उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, इसकी खासी चर्चा हुई थी। जी बिल्कुल प्रभाकर, बने रहिए हमारे साथ। तो एक के बाद एक कई अलग अलग तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। पहले हमने देखा था कि किस तरह से जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल जो हैं वो यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और नीतीश कुमार के घर के बाहर धरना दे रहे थे। एक और अलग तरह की तस्वीर यहाँ पर सामने आई है मोरवा से। एलजेपीआर के जो नेता हैं वो यहाँ पर फूट कर रोते हुए नजर आए। टिकट ना मिलने पर अभय सिंह है मोरवा से, एलजेपीआर का टिकट ये लेना चाहते थे, ये मेरे बस फूट कर रो रहे हैं। पैसे वालों को मिला टिकट, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। अब मैं संघर्ष से मुक्त होना चाहता हूँ। आप सभी साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि इतने दिन में मुझसे जो गलती हुई होगी उसके लिए सब लोग मुझको क्षमा करेंगे। अब मैं आप लोगों को सेवा देने में नहीं सक्षम हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ इस टिकट वाली व्यवस्था। तो यहाँ पर अभय सिंह का दर्द जो है वो छलक आया है। दरअसल मोरवा की सीट जो है वो जेडीयू को मिल गई है। यहाँ पर किस तरह की यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बिठाए गए हैं मनोरंजन, क्योंकि अभय सिंह काफी दुख में नजर आ रहे हैं, रो रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पैसे वालों को टिकट दिया गया है। देखिए, जिसको टिकट नहीं मिलता है ना, वो बहुत सारे कैंडिडेट जब उनकी यही हालत होती है, कैमरे पे नहीं रोते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जरूर वो कलपते रहते हैं। कि बहुत भीड़ देखी हमने, पार्टी ऑफिस में देखी, लोगों के नेताओं के घरों के बाहर देखे, कार्यकर्ता लेके आते हैं, पटना के होटल में रुके हुए हैं, सबको ढांढस बना रहे हैं। 4-4 दिन से, एक हफ्ते से रुके हुए हैं और सीट जो है वो चली जाती है। एलजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर आपको मालूम ही है कि काफ़ी कुछ अंदर हुआ है। मुख्यमंत्री तक नाराज हो गए थे, कई सीटें बदली गई। अभी भी मांझी जी कहते हैं कि मैं 2 ऐसी सीटें हैं जहां पे एलजेपी को दिया गया वहां पे उम्मीदवार खड़े कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको राजनीति में जब टिकट बंटवारे के समय इस ढंग के दृश्य बहुत आम हो गए हैं कि जो जिस ढंग से ये रो रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयां करती है। और ऐसे सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं की यही कहानी है दीदी। बिल्कुल। तो प्रभाकर, यहाँ पर एक बात सवाल ये भी उठता है कि क्या यहाँ पर जो दूसरी पार्टी के खाते की जो सीट थी वो दूसरी पार्टी को दे दी गई है, उससे भी यहाँ पर एक निराशा और असंतोष जो है वो देखने को मिल रहा है और ये बात दोनों ही गठबंधन में निकलकर सामने आ रही है। जब गठबंधन होता है, चाहे वो एनडीए की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें, तो ये होता ही होता है। इसे आप नहीं रोक सकते, क्योंकि आपने, आपकी पार्टी ने तैयारी की होती है कुछ एक सीटों पर और उसके बाद जो है गठबंधन में वो सीटें किसी और के खेमे में चली जाती है, किसी और के फोल्डर में चली जाती है। तो ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये सभी खेमों में होता है। इसलिए इनका जो आप हम दिखा रहे हैं अभय कुमार सिंह को रोते हुए, बाबा ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के ये कैमरे पर रो रहे हैं, इसलिए हम और आप इसको दिखा पा रहे हैं। बहुत लोग अपने कमरे को बंद करके रो रहे हैं, बहुत लोग जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ रो रहे हैं। तो ये रोने वाली तस्वीरें जो हैं ये आम हैं। और चुनाव के समय में टिकट ना मिलना, क्योंकि उन्होंने पूरी 5 साल जो है अपनी ताकत झोंकी हुई होती है जमीन पे, और उसके बाद अगर वो टिकट उनके पार्टी को नहीं मिला तो उनका रोना स्वाभाविक है। बहुत समय में ऐसा भी होता है कि उनकी पार्टी को मिला लेकिन उनको नहीं मिला, दूसरे कैंडिडेट आ गए। तो दोनों परिस्थितियों में जो है, जो आदमी 5 साल मेहनत करता है जमीन पे, उसका दुखी होना लाजमी है। और ये रूठने मनाने का सिलसिला चुनाव आने तक तो कम से कम लगता है जारी रहेगा। रवीश, मनोरंजन, प्रभाकर, मनोज्ञा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज दिन भर आपके पास आते रहेंगे क्योंकि बिहार की हलचल तेज होने जा रही है।